ज़रूरत है और उसी पे फोकस करें ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। एग्ज़ाम में जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना जो है वो उनके चांसेस, उनके प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। जी खालिद, अब हम देख रहे हैं कि क्लास 4 के एग्ज़ाम कंडक्ट आप करवा रहे हो और इसमें मुझे लगता है कि पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने भी अप्लाई किया होगा। तो जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे? वो तो आसानी से कर लेंगे। देखिए, इस पे मेरा जो हमेशा कमेंट रहा है जी, वो आज मैं रिपीट करूँगा। क्लास 4 की पोस्ट जो है वो इसकी एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है वो क्लास 4 की रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं, जो कि जीएडी बनाती है, जीएडी ने बनाए हैं, उन्होंने वो तय कर दिए जी। और बोर्ड जो है वो जो भी इंडेंटिंग डिपार्टमेंट होता है, रिक्विजिशनिंग अथॉरिटी होती है, वो जो रिक्रूटमेंट की क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं उसके मुताबिक सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो हम इस केस में भी क्लास 4 पोस्टों में भी एलिजिबिलिटी के मुताबिक, एलिजिबिलिटी जो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है रिक्रूटमेंट रूल्स में उसके मुताबिक सिलेक्शन करेंगे। अभी तो हमारा फोकस है एग्ज़ाम पे। एलिजिबिलिटी चेक की जाती है, वो एक दूसरा स्टेज है कि कौन बच्चा एलिजिबल है, जिसने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, वो बाद में देखा जाएगा कि एलिजिबल कौन है उसमें से। इस स्टेज पे हम अपनी एनर्जी और टाइम उसमें ज़ाया नहीं करेंगे कि कौन सा बच्चा एलिजिबल है, कौन सा नहीं है, किसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो है या किसकी नहीं है। तो ये मैं यूँ कहूँगा कि जब वो दरिया आएगा तो हम उस वक्त उसको पार कैसे करेंगे वो तब सोचेंगे। 4 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट हैं और कितनी मैन पावर आपको चाहिए इसके लिए? और क्या, जैसे आपने शुरू में कहा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको सपोर्ट कर रहा है, फिर भी कितनी मैन पावर आपको चाहिए ताकि स्मूथली कंडक्ट हो सके? देखिए, इसमें हमारे 350 से ज़्यादा सेंटर्स हैं जी, और हमारा सुपरविजन का जो है वो एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि हमारा टाइम टेस्टेड स्ट्रक्चर है, जो पिछली बार भी हमने उसको आजमाया एंड विच हैज़ प्रूव वेरी इफेक्टिव। हमारा एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीएडी ने एक नामजद किए हैं ऑब्जर्वर, हर एडिशनल डीसी को ऑब्जर्वर नामजद किया गया है फॉर द डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा हर सेंटर पे एक ऑब्जर्वर रहेगा जो वहाँ बैठ के सारे प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या एग्जामिनेशन मटेरियल वो सही ढंग से पहुंचा है, वो टाइम पे पहुंचा है, वो टाइम पे खोला गया है, जो हमारी प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक खोला है, नहीं खोला है, और उसको सील बाद में किया है, नहीं किया जब वहाँ से आया, और उसके बाद क्या सिक्योरिटी और मजिस्ट्रेट की देख रेख में, सुपरविजन में वो वापस पहुँचा है, नहीं पहुँचा है। ये ऑब्जर्वर्स का काम हर सेंटर पे रहेगा। उसके बाद एक मजिस्ट्रेट भी हर सेंटर पे डिप्लॉयड रहेगा। इसके बाद हर सेंटर पे जो है वो एक सुपरिंटेंडेंट होगा और उसके साथ इन्विजिलेटरी स्टाफ होगा। तो इसमें जो है वो लगभग 20,000 के करीब सारा जो है वो हमारा अमला जो काम करेगा, वो सारे लोग मिल के जो है इस एग्ज़ाम प्रोसेस को कंडक्ट करेंगे। 20,000 के करीब लोग, क्योंकि इसमें तादाद जो कैंडिडेट्स की है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हमारा एग्ज़ामिनेशन है इसमें मैन पावर की जो डिप्लॉयमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट्स में होती है, क्योंकि मैन पावर सारी जो है वो डीसी साहिबान के पास है। एजुकेशन डिपार्टमेंट या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोगों को जो है वो इसमें ड्राफ्ट किया जाता है, लिया जाता है, उनको डिप्लॉय किया जाता है। मैजिस्ट्रेट सीनियर अफसरों को लगाया जाता है, ऑब्जर्वर सीनियर अफसरों को लगाया जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट के ऑब्जर्वर जो है वो वैसे ही हमारे एडीसी साहिबान हैं। एडीसी साहिबान पूरी तरह से इस प्रोसेस में जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा एक अरेंजमेंट है ये छोटा अरेंजमेंट नहीं है, जिसमें कि हज़ारों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो इस प्रोसेस को कंडक्ट करने में अपना योगदान देंगे। खालिद, क्या ऐसा प्रोविज़न रहता है, प्रावधान रहता है कि अगर आपको लगे कि किसी सेंटर में चीटिंग हुई है, उसी सेंटर का दोबारा से एग्ज़ाम करवाया जा सके, ऐसा प्रोविज़न आपने रखा है? देखिए, चीटिंग की बात अभी आप कैसे कह रहे हैं, ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है ना। नहीं, आपको पहले तैयारी रखनी पड़ेगी ना, इन केस। देखिए, वी आर फुली गियर्ड, हमारे अरेंजमेंट्स बहुत पुख्ता हैं और हमें डीसी साहिबान, क्योंकि देखिए वो लगातार इस काम में लगे रहते हैं, उनको तो ये एक छोटी सी ड्रिल है। वो इन एक्सरसाइजेज को, इस तरह के बड़े बड़े टास्क को कंडक्ट करते रहते हैं। और हमारी ट्रेनिंग पार्ट जो है, जो हमारा इन्विजिलेटरी स्टाफ है,
वो पिछले 4-5 दिन से चल रहा है, चाहे सेंटर सुपरिंटेंडेंट है या इन्विजिलेटर्स हैं या ऑब्जर्वर्स हैं, सबको ट्रेन किया जा रहा है, उनको डूज एंड डोंट्स बताए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्टों में। तो इसलिए ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी कि हमें कहीं पर ये एग्ज़ाम करना पड़ेगा। आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। आवर फिंगर्स आर क्रॉस्ड। हमारी तैयारी पूरी है और हमारी कोशिश ये होगी कि ये फुल प्रूफ तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो। सिक्योरिटी की भी एक बड़ा कंसर्न रहता है, क्योंकि जो सेंटर्स हैं वहाँ पे 144 भी आपको इम्पोज करना पड़ेगा और सिक्योरिटी भी डिप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि बाहर से आके कोई सेंटर में कोई चीटिंग ना करे। देखिए, इसके लिए तो पूरा एक सिक्योरिटी डिटेल जो है वो एक एक्शन प्लान बनता है, पूरा सिक्योरिटी प्लान बनता है। हर सेंटर पे सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ वो मिलके एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के हिसाब से फिर वो सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट करते हैं। इसके अलावा हमारा जो सिक्योरिटी विंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, सिक्योरिटी जम्मू एंड सिक्योरिटी कश्मीर, जो विच इज़ हेडेड बाय एसएसपीज़, वो एसएसपीज़ दोनों जो है वो हर सेंटर पे अपने लोगों को डिप्लॉय करते हैं। जितनी भी हमारी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे तो उन्हीं का रहता है एक्सेस कंट्रोल और बाकी चीज़ें। तो यहाँ पर भी वही डिटेल सिक्योरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिलके ये दोनों विंग्स जो है वो एक्सेस को कंट्रोल करेंगी। फ्रिस्किंग का जो बंदोबस्त है वो किया जाएगा। लेडी पुलिस और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हमारा फीमेल कैंडिडेट्स होंगे उनकी फ्रिस्किंग वगैरह के लिए डिप्लॉयड होंगे। तो ये एक हमारा एक वेल जिसको हम कहें कि वेल इन प्लेस अरेंजमेंट है जी। हमारा जो सिक्योरिटी का प्लान है वो सारा तैयार है और उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई कमी कोताही रहेगी। कोविड-19 अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है, उसको लेकर के एसओपी पूरा फॉलो किया जाए? बिल्कुल, हमने पहले कहीं ऐसे हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि अब थोड़े केसेस कम आ रहे थे। देखिए विनोद जी, इस एग्ज़ाम या इससे पहले वाला एग्ज़ाम जो है वो हमारी जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत क्लियर हैं कि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरा फॉलो करना है, डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना है। वो बच्चों को भी हमने बताया और रिपीटेडली हमने नोटिस निकाले हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर्स को हमने इस तरह से तरतीब दिया है कि वहाँ पे डिस्टेंस, जहाँ 24 बच्चे बैठ सकते थे वहाँ 12 ही बच्चे बैठेंगे। तो वो इसलिए कि हमने डिस्टेंस को पूरा डबल जो है वो डिस्टेंस को किया है और कैपेसिटी आधी हो गई है। ये भी एक वजह है कि हमें ज़्यादा सेंटर बनाने पड़ते हैं, जिसमें हमने केवीज़, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या हमारे जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईटीआईज़ हैं, इस तरह जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, 450 के करीब सेंटर्स जो है वो बने हुए हैं। तो वो सब हमने इस पर ओपन किए हैं ताकि डिस्टेंस की जो हमारी रिक्वायरमेंट है सोशल डिस्टेंसिंग की वो हम फॉलो करें। खाली सीज़फायर वायलेशन लगातार हो रहा है और आपके सेंटर्स उन स्टेट्स में भी और डिस्ट्रिक्ट्स में भी होंगे जो बिल्कुल ट्विंस डिस्ट्रिक्ट माने जाते, पूंछ, राजौरी, एलओसी हो, आईपी हो या कश्मीर में हो। क्या कुछ ऐसे सेंटर्स भी जो हाइपर सेंसिटिव आपने चिन्हित किए हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनको मूव भी किया जा सकता है, वहाँ से हटाया भी जा सकता है? देखिए, हमने पहले ही कोशिश की है कि सेंटर्स को जो है वो काफ़ी पीछे बनाया जाए। कोई भी ऐसा सेंटर जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं है। हमारी ये कोशिश रही है एंड लेट अस होप के एग्ज़ाम जो है वो उन सेंटर्स में विदाउट एनी इंटरप्शन जो है हमारे 3 दिन का जो एग्ज़ाम है वो हो जाए। और इस बार जो हमने कोशिश की है कि सेंटर्स को जो है ज़्यादातर टाउन्स में ही रखा है, इसीलिए हमने इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है। वरना अगर हमें एक ही बार या 2 बार में करना होता तो फिर बहुत ज़्यादा सेंटर्स बन जाते, क्योंकि 4 लाख हमारी जो है कैपेसिटी, 4 लाख से ज़्यादा की कैपेसिटी रिक्वायरमेंट थी। सो दैट इज़ वाई वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस एग्ज़ाम इनटू 3 बैचेस, 3 पार्ट्स, 3 दिन होगा ये। तो उससे सेंटर बनाने की भी हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हुई है। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने पहले रिजल्ट टाइमली निकाल दिया था, क्या हम उम्मीद करें आखिरी मतलब 1 मार्च को आखिरी 4th क्लास का एग्ज़ाम है, तो रिजल्ट कब तक एक्सपेक्ट करें? देखिए, हमारी तो कोशिश है, ये एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट का जो इनिशिएटिव है यूटी गवर्नमेंट का, हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं और हम इस प्रोग्राम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। वो इसलिए भी एक वजह है कि क्योंकि रिक्रूटमेंट टाइमली होना नौजवान के लिए भी बहुत ज़रूरी है।
नौजवान को जो है वो एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ टाइम पे मिल जाए, तो वो भी जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो फिर स्टेबलाइज कर लेता है। तो एक ऑब्लिगेशन हमारा भी है, वी आर ट्राइंग टू फुलफिल दैट ऑब्लिगेशन कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करें, और मुझे यकीन है कि इसका रिजल्ट भी हम बहुत जल्दी निकालेंगे। एक आखिरी सवाल, दिव्यांग बच्चों के लिए जो एस्पिरेंट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल सेंटर्स में अरेंजमेंट किए गए हैं? देखिए, एक तो बहुत से बच्चे जो है वो जो लिख नहीं पाते हैं, वो राइटर हमें मांगते हैं जी, जो उनको लिखने स्क्राइब की फैसिलिटी होती है जी। वो हमने इस बार जो है वो ऑनलाइन उनसे एप्लीकेशन लिया है। पहली बार बोर्ड ने ये किया है जी। क्यों उनको फिजिकली आना नहीं है, हमने ऑनलाइन ही उनसे एप्लीकेशन मांगे हैं, और जो उनको फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी हमने कहा था कि वो सर्टिफिकेट एक उनको डॉक्टर से लेना होगा, वो डॉक्टर से सर्टिफिकेट भी जो है लेके वो ऑनलाइन हमें दे दें और हम उनको ऑथोराइज़ करेंगे, और जो उनका राइटर होगा उसको हम यहाँ से जो है वो एक एडमिट कार्ड इशू करेंगे, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में उस जो उनका जो हेल्प करने वाला आदमी हेल्पर है उसको दिक्कत ना आए, उसके पास भी प्रॉपर ऑथोराइजेशन हो। तो एक तो ये सहूलत है। दूसरा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं सारे सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को, ऑब्जर्वर साहिबान को और बाकी स्टाफ को, मजिस्ट्रेट्स को, कि इनको पूरी तरह फैसिलिटेशन दें, हर तरह से जो हमारा सेंटर्स पे जितना फैसिलिटेशन हो सकता है वो करेंगे ताकि ये एग्ज़ाम में बैठें। और दूसरा, इनको एडिशनल टाइम भी दिया जाता है जो हमारी स्टैंडिंग गाइडलाइंस हैं। हाँ, 15 मिनट पहले और 15 मिनट उसके बाद। तो ये इनको थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम दिया जाता है स्टार्ट में भी और बाद में भी, तो वो भी हम इनको जो है वो दे देंगे। और इनका रिजर्वेशन 4% है फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी का, पहले 3% होता था, अब वो 4% हो गया नए रूल्स के हिसाब से, तो वो हम 4% वाला जो रिजर्वेशन है उसको फॉलो करेंगे। खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।